नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा की इस खास पेशकश में। और आप सबको, सभी दर्शकों को, सभी एनालिस्ट को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजनीति पे, सामाजिक विद्यों पे, अर्थशास्त्र पे हम लोग बहुत चर्चाएं करते रहते हैं, लेकिन बीच बीच में मैं कुछ ऐसी बातें करना चाहता हूं जो सीधे हमारे इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हों, आपके फ़ायदे की हों। और ऐसे शुभ मौके पर तो बिल्कुल बनता है कि स्टॉक्स पिक्स पे सीधे बात की जाए। और कुछ ऐसा देखिए माहौल भी बन गया है कि एक ज़बरदस्त रैली मार्केट में देखने को मिली है, ग्लोबल मार्केट में रैली बनी है, तो हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और लोग तरह तरह की शॉपिंग कर रहे हैं, तो हमने सोचा हम आपको शेयरों की शॉपिंग करा दें। तो इसी मकसद से इस शो का नाम भी हमने रखा है दशहरा पिक्स, कि इस विजयदशमी के मौके पर आप अच्छे अच्छे स्टॉक्स खरीदें, जिससे आपके पोर्टफोलियो में लक्ष्मी जी का वास हो जाए हमेशा के लिए। तो आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, जो हमारी मदद करेंगे आपकी मदद करने के लिए, उनसे अब मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं अरिहंत कैपिटल के डायरेक्टर आशीष माहेश्वरी जी। जाना पहचाना चेहरा है और बहुत ही बढ़िया स्टॉक पिकिंग के लिए जाने जाते हैं। इसके साथ ही हमारे साथ हैं सर्वेंद्र श्रीवास्तव। बड़ी ज़बरदस्त पकड़ है, और अभी हम लोग जब चर्चा करेंगे तो इनके कुछ राज बताऊंगा मैं आपको कि चार्ट को कैसे पकड़ के रखते हैं। और चाहे करेंसी प्रेडिक्ट करना हो या मार्केट, अक्सर हमने देखा है कि ये ज़बरदस्त इनकी पकड़ रहती है। आस्था जैन हमारे साथ हैं, हेम सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च हैं, और स्टॉक पिकिंग में ये भी किसी से कम नहीं है, और बहुत ही चुनिंदा शेयर खोज खोज के लाती हैं आशीष माहेश्वरी जी। और बढ़िया यहाँ पे हम लोग एक कोशिश करेंगे कि आपको आस्था से अच्छी पिक्स दिलवाएं। और आशीष बहती हैं एनएवी इन्वेस्टमेंट रिसर्च के डायरेक्टर, और आप इनको पहचानते होंगे, रोज़ हमारे साथ सुबह जुड़ते भी हैं और बहुत ही बेहतरीन ये पिक्स आपको देते। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। चूँकि दो आशीष हैं तो मैं सरनेम के साथ बुलाऊंगा, तो जिससे फ़र्क करने में आसानी रहे। इससे पहले कि हम एकदम से स्टॉक में घुस जाए, एक छोटा सा कमेंट में आशीष माहेश्वरी जी आपसे लेना चाहूँगा। ये मार्केट में इतनी ज़बरदस्त रैली आज बनी है और पूरी दुनिया में बनी है, क्या बदल गया अचानक से ही? नहीं, कुछ बदला नहीं नीरज जी। ऐसे मेरा मानना है कि एक जो बड़ी बात ये हुई कि शायद नवंबर के बाद में फेड ने इतने अग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाए, ऐसा एक अजम्पशन किया जा रहा है। और दूसरा, फेड की कुछ मीटिंग्स वगैरह भी चल रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि वो भी शायद रिसेशन को लेकर एक अपना जो व्यू है वो चेंज करेंगे कि इंटरेस्ट रेट को इतना ज्यादा ना बढ़ाया जाए, ताकि इकोनॉमी यदि रिसेशन में चली जाती है तो काफी मुश्किल से उसको उभारा जाता है, या उसको बहुत मुश्किल होता है। और दूसरा, कुछ ऐसी बातें थी कि क्वांटिटेटिव ईजिंग वगैरह के स्टेप्स भी हो सकते हैं आगे जाके। तो थोड़ा सा जहां यूएस मार्केट में एक रे ऑफ होप, एक आशा की किरण नजर आई, तो उसका बिल्कुल साथ सारे ग्लोबल मार्केट्स ने दिया, क्योंकि सब ओवरसोल्ड टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। तो काफी अग्रेसिवली शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिलता है, क्योंकि अभी पिछले सप्ताह यदि देखा जाए तो कोई बहुत ज्यादा कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नजर नहीं आ रहे थे। बिल्कुल ऐसा निराशा का माहौल ही सभी तरफ से था। तो जैसे ही एक उम्मीद की किरण नजर आई, तो इनफैक्ट ग्लोबल मार्केट्स ने उसका स्वागत किया, और आज हमने देखा एक अच्छा खासा रिकवरी आया है, और शायद आगे भी जारी रहेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और एपिटाइट इतनी ज़्यादा है कि देखिए, ऐसे में लोग फोमो के शिकार हो जाते हैं। अगर आपने बुरे समय में स्टॉक खरीदे हैं तो आपको बहुत फ़ायदा देते हैं, लेकिन अगर तेज़ी से भाग गए तो फिर आपको लगेगा अरे लेफ्ट आउट फीलिंग आ गई। तो ये शो उसीलिए है कि आपको ऐसी फीलिंग नहीं आए और समय पे आप अच्छे अच्छे स्टॉक्स को चुनें। एक व्यू सर्वेंद्र, आपका वेरी क्विक कमेंट चाहिए, फिर हम लोग आगे चर्चा डिटेल में करेंगे जी। आप हमेशा लाल टाई पहन के आते हैं, लेकिन आज आपको मैंने नीला कुर्ता पहना दिया है ना? नीला कुर्ता इसलिए कि आपको इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ देने हैं। तो बिल्कुल। क्या व्यू है इस समय मार्केट पे? आपका व्यू कुछ भी हो, लेकिन आप बताइए क्या राय बनाते हैं आप इन्वेस्टमेंट के लिए? देखिए, पहले तो आपको और पूरे सीएनबीसी परिवार और दर्शकों को बहुत-बहुत विजयदशमी की बहुत-बहुत मुबारकबाद और बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आने वाला साल हमारे लिए इन्वेस्टमेंट्स के लिए अच्छा हो, ऐसी मनोकामना करते हैं। जा रहे हैं थोड़ा सा एक त्रिशंकु पोजीशन में, कि कहीं हमने आज एक जो बाउंस किया वो लॉन्ग टर्म 200 डे एवरेज से हमने बाउंस किया, और हम शॉर्ट टू मीडियम टर्म रेजिस्टेंस एरिया के आसपास आ गए। तो वो दायरा जो एक आपको दिखेगा कि 200 पॉइंट का है, कि जो दायरा है समझ लीजिए मोटा-मोटी 16,800 से लेके 17,200 तक का 400 पॉइंट का दायरा है। उसी में आपके 17,800 के 16,800 के आसपास आपके लॉन्ग टर्म एवरेज, 17,200 के आसपास आपके मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म एवरेज। तो उस दायरे में हम हैं, और एक अच्छी शुरुआत हमने महीने की है।
बट मानना थोड़ा यही है कि अक्टूबर में थोड़ा पेच फंसा हुआ है बुल्स और बेयर्स का, तो एक 15-20 दिन थोड़ी तकलीफ हो सकती है, बट आई थिंक कि अक्टूबर महीने में आपको एक अच्छा ट्रेडिंग बाउंस, एक अच्छा ट्रेडिंग बॉटम कहीं मिलना चाहिए। आज वो मिल गया है कि नहीं, उस पर कॉमेंट नहीं दे पाएंगे, बट यस, एक अच्छा आज बाउंस मिला है और टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर आई थिंक सारी मुश्किलें थोड़ी थमनी चाहिए और एक अच्छा ट्रेडिंग बाउंस बाजार के लिए यहाँ से आना चाहिए। ट्रेडिंग बाउंस आना चाहिए और यही समय होता है कि अगर मान लीजिए 10-12 महीनों के लिए आपको एक रेंज मिलती है तो उसी समय स्टॉक पिकिंग भी की जाती है। अच्छा, मैं अब आगे जब बढ़ूंगा तो मार्केट की राय के साथ साथ स्टॉक पिकिंग लेता हूँ, लेकिन बिना लोगों को ज़्यादा इंतजार कराए मैं स्टॉक पिकिंग पे आना चाहता हूँ। आस्था और आशीष बहती जी, मैं आपके पास जब आऊँगा तो मार्केट रिव्यू आपका भी लूँगा। महेश्वरी जी, आपसे शुरू करते हैं। बताइए शुरू में 2 टॉप पिक्स जो माला माल कर दें हमारे दर्शकों को। जी, पहला जो स्टॉक आइडिया रहेगा वो रहेगा मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। हमने एक तूफानी तेजी से स्टॉक में आते हुए देखी है और मेरा मानना है इस स्टॉक में पोटेंशियल है यहाँ से भी डबल होने का। माइंड माय वर्ड्स, यहाँ पे से भी पोटेंशियल है, यहाँ से भी डबल होने का। अब उसके बारे में थोड़ा सा फंडामेंटल मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो 11,000 करोड़ की मार्केट कैप पे कंपनी मिल रही है और इस साल का मुनाफा कम से कम उनका 1100 करोड़ का आएगा। तो एक वर्चुअली डेट फ्री कंपनी जिसके पास में 12,000 करोड़ का कैश बुक्स में है, 45,000 करोड़ की एग्जीक्यूटिबल ऑर्डर बुक है जो अगले 7 से 8 साल वहां पे चलती रहेगी, और एफआईज और डीआईआईज दोनों हर क्वार्टर में इस स्टॉक में लिस्टिंग के बाद से बाय कर रहे हैं और रिटेल इसको स्टॉक को बेच रहा है। तो रिटेल की होल्डिंग 14 से अब 11 हो गई है। 86% होल्डिंग इसमें 85% के आसपास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है और बाकी एफआईज और डीआईआईज की है। तो मेरा मानना है इस स्टॉक में बहुत वैल्यू नजर आती है मुझे, और FY24 में जो हमारा अजम्पशन है कम से कम 40 रुपए की ईपीएस मझगांव डॉकयार्ड में आएगा। तो अभी भी 14 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे इतना बढ़िया स्टॉक अवेलेबल है जो डिफेंस और कॉमर्शियल व्हीकल दोनों बनाते हैं शिपिंग इंडस्ट्री के लिए। तो बिल्कुल इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। जरूर हमने 7-8 दिन में एक स्टॉक में अच्छा रैली देखा, बट अभी पार्टी बाकी है। अभी पार्टी बाकी है और महेश्वरी जी कह रहे हैं कि यहाँ से भी दुगना हो सकता है ये स्टॉक। इस तरीके के स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है और फंडामेंटल्स हैं तो रखना चाहिए। अच्छा, बड़ा फ्लेवर में भी आजकल महेश्वरी जी ये सब जो डिफेंस से रिलेटेड और शिपिंग से रिलेटेड, डॉकयार्ड से रिलेटेड स्टॉक्स हैं। तो महेश्वरी जी की पहली पसंद मझगांव डॉक। दूसरा स्टॉक महेश्वरी जी? जी, दूसरा स्टॉक रहेगा बैंकिंग सेक्टर से। मेरा मानना है इस लेवल पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो में जगह देना चाहिए। 53 रुपीज के आसपास स्टॉक है और 3 साल यदि स्टॉक को होल्ड करेंगे तो मेरा मानना है ये भी 3 डिजिट में मिलेगा स्टॉक। तो बिल्कुल इसके पीछे अब अगेन रैशनल मैं बताना चाहूंगा। FY22 में इसका जो मुनाफा था करीब 145 करोड़ का बैंक का मुनाफा था और FY24 में मुनाफा बढ़ के कम से कम 2,000 करोड़ रुपए आएगा। तो ये आज एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और बंधन बैंक जो 40,000 करोड़ से ज्यादा की मार्केट कैप पे मिल रहे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी भी इसी रेंज में है, तो कोई रीजन नहीं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का वैल्यूएशन इतना लो हो। दूसरी बात, बैंक ने अपना एक मेटामॉर्फोसिस किया है, एक अपने बिजनेस मॉडल में जो सी चेंज किया है कि कॉमर्शियल या बिजनेस या होलसेल लेंडिंग से बढ़कर रिटेल में शिफ्ट हो गए। तो रिटेल में अभी उनके पास में 650 से ज्यादा अपनी ब्रांचेस पैन इंडिया हो गई हैं और फोकस ही उनका पूरा रिटेल बिजनेस पे शिफ्ट हो गया है। तो जिसके वजह से हम देख रहे हैं कि एनपीए लेवल्स में भी कंटिन्यूअस वहां पे डिक्लाइन आ रहा है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच गए। तो मेरा मानना है करीब 6.5% तक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन आईडीएफसी बैंक अगले 2 साल में रिपोर्ट कर सकता है और अभी भी मार्केट प्राइस जो बुक वैल्यू देखूं तो 1.7 पर मिल रहा है। तो काफी वैल्यू है इस स्टॉक में। इस स्टॉक को भी बिल्कुल मिस नहीं करने की सलाह रहेगी। महेश्वरी जी, 6.5% के एनआईएम तो मेरे ख्याल में इंडस्ट्री के हाईएस्ट होंगे, सस्टेनेबल होंगे? हाँ बिल्कुल, यदि आप रिटेल बिजनेस में जाते हैं तो बिल्कुल ये मार्जिन सस्टेनेबल है। तो ये मार्जिन सस्टेनेबल नहीं रहते यदि आप होलसेल लेंडिंग करते हैं जहाँ पे 10-10 बेसिस पॉइंट की मारामारी है। और आपने अभी देखा होगा कि इंटरेस्ट रेट का आरबीआई ने 3 बार बढ़ा दिया तो आपके जो होम लोन और सारे लोन्स महंगे हो गए, पर डिपॉजिट 50 बेसिस पॉइंट ही बढ़ाया है बैंक ने। तो अपना नेट इंटरेस्ट मार्जिन को ये बिल्कुल प्रोटेक्ट करके बैंक चल रहे हैं अभी, क्योंकि क्रेडिट की डिमांड ज्यादा है तो वहां पर उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, इसलिए इनके
प्रीमियम हाई रहेंगे। ओके, तो मझगांव डॉक और आईडीएफसी फर्स्ट, जहां पे रिटेल लेंडिंग की तरफ बैंक का ज़्यादा रुझान है, जहां पे मार्जिन्स अच्छे होते हैं और जहां पे बुक थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि वहां पे डिफ़ॉल्ट बल्क में नहीं होता, कोई छोटे छोटे लोन होते हैं, तो वो ज़्यादा रिस्क को मैनेज करने में आसानी होती है। इसलिए आईडीएफसी बैंक पसंद है। और महेश जी कह रहे हैं 3 डिजिट में जा सकता है, मतलब मोटे तौर पे 100 रुपये से ऊपर का लक्ष्य हो सकता है यहाँ पे। अभी 50-55 रुपये के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो दूसरी पसंद आईडीएफसी फर्स्ट की ये है यहाँ पे। सर्वेंद्र, आपके बताइए 2 बढ़िया पिक। देखिए नीरज जी, यहाँ पे एक रैशनल तो पहले बोल दूं, जहाँ बात ये आ गई कि हमको बाजार में थोड़ी सी 15-20 दिन के लिए नरमी लग रही है और हम यहाँ मल्टी मंथ कॉल ले रहे हैं, तो जो फिल्टर्स यहाँ यूज किए हैं, पहली बात तो वो स्टॉक जिन्होंने मल्टी मंथ मल्टी क्वार्टर करेक्शंस कर लिए हैं ऊपर से धीमे धीमे या तेजी से जैसे भी, और तकरीबन 50% या उससे ज्यादा ये अपने हाई से घट चुके हैं, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा डिफेंसिव फ्लेवर लेके जा रहे हैं। प्लस ये सारे स्टॉक अपने 52 वीक लोज या 100 वीक लोज के आसपास मिल रहे हैं, तो तकरीबन 1 से 2 साल के लोज के स्टॉक हैं ये। इन्होंने पीछे से मल्टी मंथ करेक्शंस किए हुए हैं और 50% या उससे ज्यादा के करेक्शंस पे ये बैठे हैं, तो हम थोड़ा सा सेफ्टी और डिफेंसिवनेस के साथ खेलते हुए जा रहे हैं, क्योंकि एक लंबा ट्रेड यहाँ पे लेना है अगेंस्ट द करंट प्रिवेलिंग ट्रेंड जो कि ग्लोब में चल रही है। तो पहला ट्रेड उसमें से है मेरा बीपीसीएल, और मैं चाहूंगा कि इसको धीमे धीमे एक्यूमुलेट करें। मैंने यहाँ पे जो टारगेट रेंजेस रखी हैं, मेरा मानना है कि अगर आप बीपीसीएल एक्यूमुलेट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इसको एक्यूमुलेट करेंगे, और आपकी एक्यूमुलेशन की जो रेंज रहेगी वो तकरीबन रहेगी 280 से 310 के बीच में। आप यहाँ पे बीपीसीएल को एक्यूमुलेट करेंगे और आप यहाँ पे एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखेंगे 257.40 पे डेली क्लोजिंग बेसिस पे, और इसको आप एक्यूमुलेट करिए। टारगेट्स यहाँ पे रहेंगे नेक्स्ट 9 से 12 महीने के लिए तकरीबन 390 से लेके 400 के लिए। तो एक बढ़िया 1:2 रिस्क रिवॉर्ड, एक मीडियम रेंज अगर आप पकड़ते हैं कि हम कहते हैं कि एवरेज आप इसको 310 के आसपास इसको कवर करिए, 300 के आसपास, तो आपको एक बढ़िया 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिलेगा। सर्वेंद्र, जो दूसरा ट्रेड है वो है, और यहाँ पे सर्वेंद्र ये बताइए कि लखनऊ के लोग इतने डिफेंसिव कब से होने लगे? सर डिफेंसिव, अब देखिए डिफेंसिव तो हैं, डिफेंसिव होने नहीं खुल लगे। के खेलिए महाराज। जी जी, नहीं खुल के ही खेल रहे हैं सर। 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के बढ़िया ट्रेड दे रहे हैं। सब ट्रेड्स के रिटर्न आप देखिए, तकरीबन आपको 30% और अबव 50% तक के आपको रिटर्न्स यहाँ मिलने चाहिए, और डिसेंट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है। एज अ टेक्निकल एनालिस्ट हम कोशिश कर रहे हैं कि इस करंट रेंज में से जो बेस्ट हमको लग रहा है वो हम निकाल के लाएं, और 9-12 महीने तक सेफली आप खेलें। हम ये भी चाहते हैं कि आपका स्टॉप लॉस भी नहीं हिट हो, तो आउट परफॉर्मेंस कहीं पनिश हो सकती है, इसलिए हम थोड़ा सा सेफ्टी को ढूंढ के, जहां पे अच्छे करेक्शंस पूरे हो चुके हैं, हमें जो लग रहा है कि इनके मीडियम टर्म बॉटम इन प्लेस में है, तभी हम कॉल दे रहे हैं, नहीं तो हम वैसे कॉल नहीं देंगे। हमें लगता है कि बीपीसीएल का बॉटम 280 और 310 के बीच में बन जाएगा, इसके 70-80% प्रोबेबिलिटी है, उसके नीचे ये जाएगा नहीं, इसके लिए हम ये ट्रेड दे रहे हैं। और टारगेट भी बढ़िया आ रहा है 390-400 का, 257.40 पे आप यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे बीपीसीएल के लिए। दूसरी चीज है गेल जी, दूसरा स्टॉक है गेल। यहाँ पे भी हमको लगता है कि आपको बढ़िया एक 50% करेक्शन के बाद, बढ़िया एक 7-8 क्वार्टर का साइडवेज करेक्शन करने के बाद ये स्टॉक मिल रहा है। 2-2.5 साल से अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा 85 के नीचे गया नहीं है, और हमेशा वहां से सपोर्ट इसके अच्छे आते हैं, और इसकी जो रेंज है ऊपर में इसको 120 तक लेके जाती है। तो यहाँ पे भी हमारी बाय की राय है, आप 80 to 88 के बीच में इसको एक्यूमुलेट करिए। 68.40 का आप यहाँ पे क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस रखेंगे, और मुझे लगता है कि ऊपर में यहाँ आपको 120 से 125 के टारगेट्स गेल के लिए आते हुए नेक्स्ट 9 से 12 महीने में दिखेंगे। तो 2 सरकारी कंपनी और तेल और गैस क्षेत्र की है विशेष नज़र बनी हुई है सर्वेंद्र की। इसमें थोड़ा सा फंडामेंटली ऐड कर दूं मैं कि क्रूड ऑयल भी अब नीचे आ गया है काफ़ी हद तक, और गेल की जो समस्या थी, गैस के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट को डिसऑनर किया था गैसप्रॉम ने, अब शायद प्राइस चूँकि यूएस एलएनजी के ऑलरेडी $6 के आसपास आ चुके, तो धीरे धीरे वहाँ से एक ईज़ मिलेगा, और इस स्टॉक ने वाकई बहुत पिटाई झेली है। तो शायद इसीलिए सर्वेंद्र को बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। और बीपीसीएल में तो बहुत सारे कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स फ्यूचर में होने हैं, कब होंगे कह नहीं सकते, लेकिन कब होने हैं ये तो तय है, और इसीलिए दोनों आता। तो सर्वेंद्र की नज़र ऑयल सेक्टर पे है, बड़ा इंटरेस्टिंग। अभी आगे मैं इस पर और इनसे बातचीत करूँगा। आस्था जी और आशीष बैती। आस्था जी, पहले तो मार्केट पे आपका व्यू क्या है? आप बहुत मुस्कुरा रही, मतलब आपको बिल्कुल चिंता नहीं मार्केट की?
हाँ जी, बिल्कुल मुस्कुराने की वजह है, एक हम्म, तो फेस्टिव सीज़न है, रामनवमी है, आज कल दशहरा है हम्म, और दूसरा मार्केट ने भी पूरा सेलिब्रेशन के मूड को यहाँ पे जोर दिया है और हम्म, बहुत अच्छी रैली हमें देखने को मिली है। हम्म, मुझे लगता है कि इंडियन और भारतीय मार्केट ही नहीं बल्कि यूएस मार्केट भी हमारा ये फेस्टिवल सीज़न एन्जॉय कर रहे हैं क्योंकि असली पुश तो वहीं से आया है, जो हमने ग्लोबल मार्केट्स में तेज़ी देखी थी। मुझे लगता है कि ये जो तेज़ी आई है, ये थोड़ी टिकनी चाहिए, ऐसा लग नहीं रहा कि ये वैनिश आउट हो जाएगी। मेबी 1-2 दिन थोड़ा-सा ये तेज़ रहे मार्केट तो मैं तो निफ्टी में अभी भी तेज़ी में हूँ और इसीलिए मैं थोड़ा बेटर भी फ़ील कर रही हूँ। तो निफ्टी को स्टॉक्स को लेके जो निफ्टी को कहाँ तक ले जाएंगी इसी रैली में? देखिए निफ्टी मेरे हिसाब से एक बार 17,400 17,500 मैं बहुत यहाँ पे बड़े टारगेट्स तो नहीं दूँगी क्योंकि मुझे बाहर के मार्केट्स का भी पूरा अंदाज़ा नहीं है कि किस तरह से न्यूज़ फ्लो आ रहा है, तो कभी पॉजिटिव रिएक्शन, नेगेटिव रिएक्शंस होते हैं। बट मेरे हिसाब से यहाँ से 200 पॉइंट की रैली या फिर 200 से 300 पॉइंट की रैली हमें देखने को मिल सकती है। 200। अच्छा, मुझे एक बात याद है कि आपने एक बार HCL टेक्नोलॉजीज का एक स्टॉक दिया था, वो भाई वो गजब का, उसने लगातार अपने टारगेट अचीव किए थे उस दौर में, तो एक बढ़िया पिक थी। तो उसी टाइप का कुछ बढ़िया ढूंढ के लाई क्या आज आप? जी बिल्कुल, मुझे पसंद आता है ब्लू डार्ट। हम्म, ब्लू डार्ट की बात करें तो बेसिकली लॉजिस्टिक सेक्टर ही अभी बहुत अच्छी तेज़ी में है। इस कंपनी की मार्केट लीडरशिप है, 54% ये ऑर्गेनाइज्ड एयर एक्सप्रेस सेगमेंट में ये रखता है अपनी लीडरशिप पोज़ीशन और इतना बड़ा मार्केट शेयर ये रखता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो जो इसका ई-कॉमर्स वर्टिकल है, वो भी काफ़ी बढ़िया ग्रोथ कंपनी को दे रहा है और हम सब जानते हैं नीरज जी, जिस तरह से आजकल सभी चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर हो रही है, मैं ग्रोसरीज की बात करूँ या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल की, तो बहुत बढ़िया यहाँ पे डिमांड हमें देखने को मिल रही है, कंपनी को फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। बिल्कुल और ये जो ई-कॉमर्स सेगमेंट है, इसमें ये माना जा रहा है कि ये 20 से 23% की सीएजीआर से ग्रो करेगा। तो आने वाले कुछ सालों में यानी कि एफवाई 25 तक की मैं बात करूँ, तो कंपनी को बढ़िया यहाँ पे एक पुश मिलेगा इस सेगमेंट की वजह से। दूसरी तरफ इस कंपनी की एक बात और अच्छी है कि ये कंपनी यहाँ पे लगातार प्राइस हाइक लेती जा रही है उसकी वजह से भी इनके वॉल्यूम्स मेंटेन हैं। और एक चीज़ जो आपने देखी होगी कि एफवाई 22 में जब क्रूड ऑयल प्राइसेज़ इतनी ज़्यादा हाई थी, तभी भी ये कंपनी ने अपने ग्रॉस मार्जिन्स यहाँ पे मेंटेन रखे थे, कोई बड़ी दिक्कत नहीं हुई थी। क्योंकि इनकी एक पॉलिसी है इंटरनल हेजिंग मैकेनिज़्म है, फ्यूल सरचार्ज मैकेनिज़्म करके, जिसमें ये जो भी या तो राइज़ आता है या फॉल आता है एटीएफ प्राइसेज़ में तो ये कस्टमर को पास ऑन करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ब्लू डार्ट अभी यहाँ पे वेल प्लेस्ड है, यहाँ से और बढ़िया रैली हमें ये काउंटर दिखा सकता है, तो मैं यहाँ पे दाँव लगाने की सलाह दूँगी। इनिशियल टारगेट मेरे 10,600 से 11,000 के रहेंगे, लेकिन इसके बाद के भी लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, तो ब्लू डार्ट को मैं खरीदने की सलाह देती हूँ। ब्लू डार्ट। अच्छा, एक एक सवाल है मेरे मन में, एक अभी कुछ दिन पहले फेडरल एक्सप्रेस ने एक बड़ी वार्निंग सी दी। उसने बताया कि भाई समस्याएं हैं, चिंता है, अमेरिका की एजेंसी को उन्होंने बताया, तो उसकी वजह से उस दिन लोगों का बड़ा मूड ख़राब था। लेकिन अभी आप जो ब्लू डार्ट की कहानी सुना रहे हैं कि इन्होंने इंटरनली अपना एक ऐसा मैकेनिज्म बना रखा है कि दुनिया किधर जाए हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो सीधे आपके पास बढ़ा देंगे और पैसा वसूल लेंगे। तो वो खबर आपने भी पढ़ी होगी, कोई असर उसका? मुझे नहीं लगता है, बिल्कुल भी नहीं और मैं यहाँ आस-पास जो देख रही हूँ रियलिस्टिक इम्पैक्ट मैं खुद बहुत ज़्यादा ऑनलाइन ऑर्डर कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि ये जो डिमांड आ रही है ना और मैं सिर्फ़ यहाँ पे इंडिया की बात कर रही हूँ, बहुत सॉलिड डिमांड है। आप अपने आस-पास देख के ही आइडिया लगा सकते हैं कि स्टॉक्स कहाँ जाने वाले हैं। तो मुझे इंडिया के पर्सपेक्टिव से तो कोई चिंता नहीं है। एट लीस्ट ये जो 3 महीने हैं क्योंकि शादी-ब्याह का भी सीज़न है, प्लस फेस्टिव सीज़न है, डिमांड यहाँ पे बढ़िया रहने ही वाली है, मुझे कोई दिक्कत लगती नहीं है। कोई दिक्कत नहीं लगती ब्लू डार्ट में, और उन्होंने डिस्क्लोजर भी दे दिया कि वो खुद भी बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं, बहुत सारे सामान मंगाती है, तो ये चैनल चेक भी साथ के साथ है। दूसरा स्टॉक आस्था जी कौन सा है आपका? दूसरा भी शॉपिंग रिलेटेड स्टॉक ही है ट्रेंड्स लिमिटेड। हम्म, वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। तो अभी क्योंकि सीज़न ही कुछ ऐसा है तो शायद उसी के फ्लेवर में मैं यहाँ स्टॉक्स भी दे रही हूँ। ट्रेंड की बात करें तो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ नीरज जी अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी है तो स्टॉक चलता है और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के तौर पे अगर देखा जाए तो कंपनी एक तरह से टर्न अराउंड यहाँ पे इन्होंने अपनी स्टोरी रखी है क्योंकि लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर्स में लॉसेस थे और जो गया क्वार्टर है Q1 ऑफ
ऑफ FY23 वहां पे प्रॉफिट पोस्ट किए हैं, तो अपने आप में बढ़िया एक स्ट्रेंथ ये दर्शाता है। दूसरी तरफ इसके जो 2 स्टोर्स हैं, देखिए जाए तो वेस्ट साइड और ज़ूडियो दोनों ही बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। इनफैक्ट ज़ूडियो की अगर मैं बात करूँ तो वो लोअर प्राइस पॉइंट स्टोर है, आई थिंक लेस देन रुपीज 500 तक के वैल्यू के लिए आप वहां जा सकते हैं। तो ये जो स्टोर फॉर्मेट है ये काफी सॉलिड है और इसने यहाँ पे दुगना रेवेन्यू किया है अपने 3 वर्षों में, और इनफैक्ट दुगने स्टोर्स भी हुए हैं ज़ूडियो के। एक और बात जो बहुत ज्यादा यहाँ पे मुझे पसंद आ रही है कि कंपटीशन को आप किस तरह से प्ले कर रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इस तरह की इंडस्ट्री में। तो जो पेंटालून इनका कंपटीशन है, मेरे हिसाब से उसमें देखा जाए तो जो इनकी एवरेज बिल वैल्यू है वेस्ट साइड की, वो पेंटालून से 18 से 24% ज्यादा बिल वैल्यू निकल के आ रही है। और मुझे लगता है कि, और ये अभी की ही बात नहीं है बल्कि प्री कोविड लेवल से भी इन्होंने बहुत बढ़िया यहाँ पे बिल वैल्यू दिखाई है। तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है ट्रेंट लिमिटेड। थोड़ा सा धीरे चलता है बट मुझे लगता है ये स्टॉक भी बढ़िया रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। 1680-1700 के इनिशियल टारगेट्स के लिए मैं खरीदारी करने की सलाह देती हूँ। अरे आप कह रहे धीरे नहीं, बहुत तेज चला है कोविड के दौरान, डबल हुआ है। और ज़ूडियो में पूछने ही वाला था आपसे कि एक ज़ूडियो नाम का इनका जो स्टोर है, अच्छा ज़ारा की बैलेंस शीट भी इसमें शामिल है क्या? जी नहीं, ज़ारा का मैं एक्चुअली अगर मैं बोलूँ तो मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है कि कितना क्या है, बट ज़ूडियो और इसके लिए मैं श्योर हूँ वेस्ट साइड के लिए कि काफी है। करेक्ट जी बिल्कुल। तो वेस्ट साइड एक बहुत ही प्रोमिनेंट स्टोर है और बड़ा बहुत ही चर्चित रहता है, लड़कियों के बीच में बहुत लोकप्रिय वहाँ पे। अब मैं कभी एक बार गया तो 3 फ्लोर में था, 2 फ्लोर से उन्हीं के लिए डेडिकेटेड थे, तो हम लौट आए, हमको हमारे लिए कुछ था ही नहीं वहाँ पे। अब ज़ूडियो में देखूंगा एक आध बार कि वहाँ पे क्या होता है, लेकिन डेफिनेटली ये टाटा ग्रुप की कंपनी है और ज़ारा भी इनकी सब्सिडरी है जिसमें भी और ज़्यादा माल बिकता है, बहुत ही फेमस है। तो ज़ारा के तमाम स्टोर्स आपने देखे होंगे। ये मुझे भी नहीं पूरा आइडिया कि कितनी बैलेंस शीट में किस तरीके से शेयरिंग है इनकी। लेकिन बहती जी, क्या व्यू है आपका मार्केट में? आप तो रोज़ सुबह आके हम लोगों को बहुत बढ़िया ज्ञान देते हैं, आज देखने के बाद अब माहौल कैसा है मार्केट का, ये बताइए। जी नीरज जी, गुड इवनिंग। मार्केट पे व्यू बहुत पॉजिटिव है, जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बना हुआ है और जिस हिसाब से इंडिया कंजम्पशन स्टोरी प्ले हो रही है। हमने देखा कि आईटी 52 वीक लो के करीब था, काफ़ी आईटी स्टॉक्स नीचे थे, फिर भी बैंक निफ्टी ने हाई मारा और जिस हिसाब से ऑटो और कंजम्पशन स्टोरी पूरी प्ले हो रही है, काफ़ी इंप्रेसिव लग रहा है मार्केट। यहाँ से हमने देखा कि ऑलमोस्ट 30 बिलियन के करीब का आउटफ्लो हुआ 2022 में एफआईज का, और सिर्फ उसमें से 3 बिलियन आया और हम वापस 18,000 के करीब पहुंच गए थे। तो ये एफआईज का जैसे ही थोड़ा सा फ्लो वापस आएगा, तो जिस हिसाब से डीआईज की रेजिलिएंट बाइंग है कंटिन्यूअसली, एफआईज की बाइंग थोड़ी भी सपोर्टिव आते ही हम वापस शायद ऑल टाइम हाई जल्दी देख पाएंगे। पूरी दुनिया के मार्केट्स का अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो पिछले 1 साल में जो सबसे कम प्रभावित हुआ है वो भारतीय बाजार है, और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुए हैं मोस्ट ट्रैक डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में वो यूएस के मार्केट है। 22 से 33% तक फॉल है वहाँ पे मेजर इंडाइसेस में, और तमाम दुनिया की बड़ी रिपोर्ट से कहती हैं कि 1931 से लेकर के 2022 तक का अगर आप बड़ी फॉल्स का डेटा एनालाइज करें और एवरेज करें तो 35-36%, 37% तक की फॉल एवरेज के रूप में निकल के आती है। और अक्टूबर के महीने से दिसंबर के महीने का जो क्वार्टर होता है उसमें 73 टाइम्स आउट ऑफ 100 मार्केट ने आउट परफॉर्म किया है। तो इसलिए भी शायद बहुत ज़्यादा माहौल अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि अगर 2/3 बार इस तरीके का माहौल बने तो ये बहुत पॉजिटिव दिखता है यहाँ पे। वैसे जी, क्या स्टॉक चुन के लाएं हमारे दोस्तों के लिए? ये जी पहला स्टॉक रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। पिछले 2 साल का अगर हम डेटा देखें, जब से इसमें एक अच्छी तेजी देखने मिली है कोविड के बाद से, स्टॉक जब भी 200 डेमा के नीचे स्लाइड हुआ है, एक 7-8 दिन का कंसोलिडेट करके एक अच्छा बाउंस बैक देखने मिला है। रिलायंस अभी भी 200 डेमा के नीचे स्लाइड हो चुका है और ऑलमोस्ट 8-10 दिन का कंसोलिडेशन चालू है स्टॉक में। एक राउंडिंग बॉटम बना हुआ है और 20 डेमा को अप्रोच कर रहा है, तो हमें लगता है कि ज़रूर इस लेवल पे खरीदने की सलाह रहेगी। बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज भी कंटिन्यूसली स्टॉक में आ रहे हैं। 5G का लॉन्च, आरपू बढ़ना, रिलायंस रिटेल और विंडफॉल टैक्स जैसे कम होने वाले न्यूज़ फ्लोज के कारण भी एक अच्छा अपस्विंग देखने मिल सकता है। तो 2350 के करीब का एक स्टॉप लॉस लगा और हमें लगता है कि जल्दी इसमें 2600 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। सेकंड स्टॉक जो रहेगा वो है टाटा केमिकल्स। पूरा केमिकल सेक्टर काफ़ी अच्छा लग रहा है। पूरा चाइना प्लस यूरोप
की जो थ्योरी है वो काफ़ी अच्छे से प्ले हो रही है। और जिस हिसाब से एनर्जी प्राइसेस बॉइलिंग मोड पर है यूरोप में, हमें लगता है कि टाटा केमिकल को एक अच्छा पॉजिटिव पुश मिलेगा। तो टाटा केमिकल में खरीदारी की सलाह रहेगी। 1100 के करीब का स्टॉप लॉस लगाना है, 1200 का टारगेट रखना है। 1200 जो है, जो इसका ऑल टाइम हाई भी है, वहां से स्टॉक की एक ब्लू स्काई टेरिटरी में चला जाएगा। वहां से एक बार हमारी सलाह ये रहेगी कि एक बार चार्ट चेक जरूर करवा ले। इसके टारगेट्स वहां से और बड़े बनेंगे, तो एक बार जरूर उस पॉइंट पे एक बार चार्ट चेक करवा लें। ओके, टाटा केमिकल्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज़, यहाँ पे बिल्कुल एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर आपके लिए कि जो चैनल आप देख रहे हैं इसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का है, इसलिए कोई भी राय बनाने से पहले एक बार आप और किसी फाइनेंशियल एनालिस्ट की, जिसको भी आप पसंद करते हो, उसकी राय ज़रूर लें। ये हमारा एक डिस्क्लोजर है। लेकिन दो टर्म आपने यूज़ किए, एक राउंडिंग बॉटम, एक ब्लू स्काई। ये मैं अब दोबारा आऊँगा तो आपसे समझूंगा ये क्या होते हैं, ये हमको भी नहीं पता क्या है। महेश्वरी जी, ये दो स्टॉक हमने सबसे ले लिए हैं, दो आपने बढ़िया हमको बता दिए, दो और बताइए सर, बहुत ही धांसू वाले बताइए, अब की बात 200% रिटर्न वाले। सबसे पहले नीरज जी, जो आप बात कर रहे थे ट्रेंड का, आस्था जी से, और जारा की जो बात कर रहे थे, हाँ, तो थोड़ा सा वहां मैं वैल्यू ऐड करूंगा। हाँ करिए ना सर। कि जारा जो एक ब्रांड है, इसमें 49% इक्विटी ट्रेंड का, 51% इंडीटेक्स है जो स्पेनिश कंपनी है, हाँ, उनका इक्विटी है। और इस कंपनी का मार्केट कैप $70 बिलियन है। वो इतना साइजेबल कंपनी है, जबकि ट्रेंड का मार्केट कैप होगा $6 बिलियन के आसपास। तो जारा तो एक ग्लोबल ब्रांड है जिसका बेनिफिट बहुत मिला है ट्रेंड के स्टॉक को भी, क्योंकि ये वेस्ट साइड से ज्यादा सेल और जो ज्यादा वैल्यू एडिशन होता है वो जारा में उनको मार्जिन ज्यादा है और टर्नओवर भी ज्यादा है। तो आई थॉट कि मैं एक बार शेयर कर लूं। अरे सर बहुत महंगा माल बेचते हैं हम, तो जा ही नहीं पाते उधर। बट लेकिन बहुत अभी तो मैंने देखा कि बहुत छोटे जो मिड साइज और बी टाउन्स में भी काफी आउटलेट्स आ गए हैं जारा के, और वहां पे भी वो अच्छा कर रहे हैं। और बहुत ज्यादा महंगा नहीं है नीरज जी, आई थिंक आपके लिए सर, आपके लिए तो सब कुछ सस्ता है। नहीं, सही कह रहे हैं आपकी। जारा हो, मान्यवर हो, मेट्रो ब्रांड्स हो, प्रीमियमाइजेशन हो रहा है, बहुत सारे लोग अब उस प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, और जो बहुत मास प्रोडक्ट है उससे ज़्यादा मार्जिन भी वहाँ पे मिलते हैं। जी महेश्वरी जी, दो बढ़िया स्टॉक चाहिए सर। मैं बहुत लालची हूँ, आपने 100% वाले बताया, मैं 200% वाले चाहिए मुझे। ये जो अगला स्टॉक है मेरा, ये उसी रेंज में जब मैंने टाटा एलेक्स से आइडेंटिफाई किया था आपके चैनल पे आशीष जी के साथ एक शो में, हाँ, 3-3.5 में, और 10,000 का टारगेट दिया था। ऐसे ये स्टॉक है जो 4,000 रुपए का है अभी, हाँ, और टारगेट उसका भी 10,000 रुपए का ही रहने वाला है। हाँ, तो बस थोड़ा सा अपने होल्डिंग कैपेसिटी चाहिए और थोड़ा सा पेशेंस रखें। बिजनेस ऑटो मोड पे चल रहा है। कंपनी का नाम है सोलार इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करते, बट फंडामेंटली मैं आपको बताना चाहूंगा, इस कंपनी का जो प्रीवियस ईयर का जो टर्नओवर में जो ग्रोथ देखने को मिली है, 2,500 करोड़ से इस साल 4,500 करोड़, और अगले साल में, इस साल के जब तक एंड होगा, करीब 6,500 करोड़ का कंपनी का जो टॉप लाइन है वो हो जाएगा। जो मुनाफा था वो 250 करोड़ के आसपास था, फिर 450 करोड़ इस साल में हुआ, पिछले साल हुआ, इस साल 650, और अगले साल में 1,000 करोड़ से ज्यादा मुनाफा इस कंपनी का क्रॉस हो जाएगा। अब रीजन ये है, जो एक्सप्लोसिव के दाम है उसमें करीब 75 से 80% की ग्रोथ देखने को मिली है पिछले एक साल में, और काफी शॉर्ट सप्लाई में ये एक्सप्लोसिव अभी हो गए हैं। तो ये कंपनी जो है ये मेजर एक्सपोर्ट्स के थ्रू अपना रेवेन्यू डिराइव करती है, तो वहां तो बेनिफिट है। कोल इंडिया के नंबर 1 सप्लायर है, और अभी डिफेंस और स्पेस सेक्टर में भी कंपनी ने डाइवर्सिफाई किया है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो करीब 73% शेयर प्रमोटर्स के पास में है, और जो एफआईआईज और डीआईएस के पास में करीब 21% होल्डिंग है। तो सिर्फ 4% की होल्डिंग यहाँ पे रिटेल निवेशकों के पास में है, और रिटेल निवेशक जैसे जैसे स्टॉक बढ़ रहा है वहां अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं, जबकि उनको बढ़ाना चाहिए इस स्टॉक के फंडामेंटल्स को देखते हुए। तो मेरी सलाह रहेगी कि इस छोटी इक्विटी की कंपनी, क्योंकि 18 करोड़ की सिर्फ शेयर कैपिटल है, इस स्टॉक को बिल्कुल मिस नहीं करें, और इस दशहरे से अगले दशहरे तक रखें। आपके पोर्टफोलियो में बिल्कुल रॉकेट, फुलझड़ी सब दिखाई देंगे। 1 साल का आप वेटिंग पीरियड रखें इस स्टॉक में। रॉकेट, टाटा एलेक्सी बनने का
रॉकेट फुलझड़ी सब दिखेंगे सोलार इंडस्ट्री। अच्छा महेश्वरी जी, इस तरह की जो कंपनीज होती है उसमें मोट बहुत स्ट्रांग होता है, नई एंट्री बड़ी मुश्किल होती होगी क्योंकि जिस सेगमेंट में काम करते हैं वहाँ पे जल्दा परमिशंस, लाइसेंस या एंट्री बैरियर होता होगा, तो ये इनके लिए एक बड़ा हेज का काम करता है कि मोट बहुत तगड़ा क्रिएट हो जाता है। बिल्कुल, आज की डेट में आप लाइसेंस लेने जाएं एक्सप्लोसिव बिजनेस का, इनफैक्ट जो पटाखे वाले अपनी दुकान लगाते हैं तो कम से 20 लाइसेंस लगते हैं उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट से। तो यहाँ पे तो आपको पूरा बिजनेस मॉडल सेट करना है। तो इसीलिए क्या है कि जो कंपनीज वहां पे ऑलरेडी है तो वो स्ट्रॉन्गर हो रही है डे बाय डे। तो बिल्कुल बहुत बड़े एंट्री बैरियर है सोलार इंडस्ट्रीज के लिए भी। एंट्री बैरियर है और स्टीडी ग्रोथ पे है और टाटा एलेक्सी बनने की क्षमता रखता है सोलार इंडस्ट्रीज। ये हो गया तीसरा। चौथा बताइए महेश्वरी सर। ये भी ऐसा ही होना चाहिए, 4,000 से सीधे 15,000 20,000 तक जाए। अब ज्यादा लालची हो रहे हैं ग्रीड का कोई अंत नहीं है। नहीं आप बताइए, जो आपको अच्छा लगे वो बताइए। तो ये स्टॉक रहेगा इंडियन होटल। मेरा मानना है अभी भी ये स्टॉक 340 रुपए के आसपास बिल्कुल बाय करना चाहिए और इस स्टॉक में पोटेंशियल है 600 से 700 रुपए जाने का भी। सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा कि एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है जो 10 कंट्रीज में इनके होटल्स हैं। और इनफैक्ट मैं अभी यूएस यात्रा पर भी गया था तो मैंने देखा वहां पे न्यूयॉर्क में भी उनका होटल है, वहां मालूम पड़ा कि सैन फ्रांसिस्को में भी होटल है। और वहां जब मैंने विजिट किया तो मालूम पड़ा उनका होटल जाम्बिया तक में उनका एक प्रॉपर्टी है। तो काफी अच्छा उनके पास में बुके है। इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी वो बन गए हैं। और बड़ा एक सी चेंज हुआ है कि जो 6,500 करोड़ के आसपास का उनका डेट था वो कम हो के अगले 2 साल में करीब 1,000 करोड़ रह जाने वाला है। और जो मुनाफा उनका जो प्री कोविड लेवल 350 करोड़ का पीक था, मेरा मानना है 2025 में मुनाफा कम से कम 1,500 करोड़ रुपए का मुनाफा इंडियन होटल की तरफ से आपको देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल इस स्टॉक को भी अपने पोर्टफोलियो में जगह अभी भी दे। तो जो ऊपर के 3 स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं, मजगांव सोलार, IDFC फर्स्ट बैंक, उससे कमाइए और घूमिए, इंडियन होटल्स के ताज ब्रांड में रुकिए और फिर पैसा भी इसमें लगाइए तो और बढ़िया आपको घूमने को गया। वैसे इस वक्त जो है टूरिज्म की थीम बहुत ही ज़बरदस्त है और इंडियन होटल्स के मैनेजमेंट ने भी कुछ दिन पहले, महेश्वरी जी ने डेफिनेटली उसको ज्वाइन किया होगा, इन्वेस्टमेंट कॉल की थी इन्वेस्टर्स के साथ, तो उसमें बहुत डिटेल में उन्होंने समझाया था कि वो कैसे रूम टैरिफ इंक्रीज़ कर रहे हैं, कैसे इन्वेंट्री को मिनिमाइज़ कर रहे हैं, कैसे वो अपनी प्रॉपर्टीज मैच कर रहे हैं। वो बहुत ही इंकरेजिंग थी। उसके बाद मैंने उनके मैनेजमेंट से बात भी की थी तो सचमुच वो बहुत ही ज़बरदस्त बात उन्होंने रखी थी। तो इंडियन होटल अगला स्टॉक है जो जहाँ पर आपको निवेश कर सकते हैं और एक ज़बरदस्त प्रॉफिट आप कर सकते हैं। इस वक्त ये थीम वाकई बहुत फ्लेवर में है। छोटा सा एक ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक से लौट के आएंगे तो अभी तो बहुत सारे तरकश के तीर बाकी मेहमानों के पास। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। FNO मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन, 17,550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 3300 के नीचे अर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। जहाँ से कॉल राइटर्स बाहर निकल रहा है वहाँ पे बाय कर दीजिए और जहाँ पे पुट राइटर कन्विक्शन है वहाँ पे डिप पे बाय कीजिएगा। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहा है ये स्टॉक। ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट, बाय 1210 तक की तैयारी। तो कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल? 590 के ऊपर खरीदेंगे, 580 के स्टॉप लॉस है, 620 के टारगेट के लिए। देखिए मुनाफे की तैयारी। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन। अगर आपने लॉन्ग प्रॉफिट बनाया है तो रह सकते हैं आप। 30, 40, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। तेजी वाला ट्रेड 875 का स्टॉप लॉस लगाइए, तेजी कीजिए। इजीली स्टॉक में मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे रहा है। जाने माने एक्सपर्ट्स के साथ इस ऑप्शन के स्टॉप लॉस रखे करीब 32 रुपए के आसपास। देखिए कमाई का अड्डा।
एक आवाज जो कभी दबती नहीं, ये वो चैनल नहीं है जहाँ पे शोर मचा के आप डिबेट करें। एक आवाज जो सामने लाती है असली मुद्दे। ऐसे लोगों को मंत्री बनाना नीतीश जी की मजबूरी है क्या? ये एक मजबूरी की सरकार बनी कि अब जो आरजेडी कहेगी हम वही करेंगे। एक आवाज जो सिर्फ देश को रखे आगे। क्या सरकारें काम नहीं कर रही है? ये क्यों इग्नोरेंस है? विंडो ड्रेसिंग चलती रहती है केवल। बहस के शोर से अलग देश की सबसे असरदार बहस। देखिए आवाज अड्डा। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। एफएनओ मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन। 17550 का जो कॉल है वो 85। स्वागत एक बार फिर से आपका। और आज दशहरा पिक्स पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यानी स्टॉक बढ़िया सजेशंस आपको दिए जा रहे हैं कि आप कहां कहां बढ़िया निवेश करके अपने इस विजयदशमी के त्यौहार के मौके पर बढ़िया निवेश करें और फ़ायदा कमाएं। तो अब तक आपको जो है एक सरसरी नज़र पर डालते हैं। माहेश्वरी जी ने हमें बताया कि मझगांव डॉक, IDFC फर्स्ट बैंक, सोलार इंडस्ट्रीज़ और इंडियन होटल्स उनकी 4 पसंद के स्टॉक है जहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। सर्वेंद्र को BPCL और गेल पसंद आ रहा है। आस्था जैन को ब्लू डार्ट और ट्रेंड पसंद है। और आशीष बहेटी को रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और टाटा केमिकल पसंद आ रहा है। इन पे आप ध्यान रख सकते हैं। माहेश्वरी जी, आप कह रहे थे ना कि ज़्यादा लालची नहीं होना चाहिए। मैं जब शो करने आ रहा था कुछ लोगों ने कहा कि यार मांगो तो बड़ा मांगो, जब बहुत बड़ा मांगोगे तो थोड़ा उससे छोटा तो मिल ही जाएगा। तो देखिए सोलार इंडस्ट्रीज़ मिल ही गया ना मुझे, इसलिए मैं बड़ा मांगता हूँ सबसे। तो अभी बारी है सर्वेंद्र की। सर्वेंद्र जी कुछ बड़ा दीजिए हमारे निवेशकों को। जी बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। गए साल का अगर आप सितंबर का रिद्धि सिद्धि स्टॉक देखें, कोल इंडिया 140 के आसपास दिया था, तो मोटा मोटी वो ये साल में डबल होके आया है। कोशिश इस बार भी वही है कि कुछ अच्छे स्टॉक्स निकालें। तो जो बाकी 2 स्टॉक फिल्टर पे आए हुए हैं, अगर आप आगे आ जाए तो मैं बताऊं बाकी जो मैंने 2 फिल्टर में स्टॉक्स निकाले हुए। हाँ बताइए, एक एक करके बताइए। पहले एक स्टॉक बताइए जी। तो देखिए तीसरा स्टॉक है मेरा HDFC लाइफ। रैशनल में वही दे दूं कि तकरीबन अपने 100 वीक के लोस के आसपास मिल रहा है। एक बढ़िया कंसोलिडेशन पैटर्न बना रहा है लास्ट 3 महीने से। 515 530 के बीच में बहुत बढ़िया एक्यूमुलेशन मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक जो है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास जा रहा है। तो मेरा थॉट यही है कि हमको भी इसको 500 से 530 के बीच में एक्यूमुलेट धीमे धीमे करता रहना चाहिए, क्योंकि अभी हमको 15-20 दिन का टाइम है जहाँ पे हमको लगता है कि बाजार एक रेंज और दायरे में रह सकता है। तो यहाँ पे बाय की राय है। आप HDFC लाइफ में पोजिशन बनाइए धीमे धीमे। 479.80 का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस बना के रखेंगे HDFC लाइफ में। और मुझे लगता है कि ऊपर में यहाँ पे 620 से 630 के टारगेट्स नेक्स्ट 9 से 12 महीने में HDFC लाइफ के लिए आने चाहिए। और एक जैसे मैंने आपने बोला रिस्क लो, तो एक मैंने इसमें एक डार्क हॉर्स भी अब मैं खेलने की कोशिश कर रहा हूँ। लास्ट वाला जो है वो डार्क हॉर्स है, ये आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स भी दे सकता है। वो है एक कंपनी जो बहुत पिट गई है, स्ट्राइड्स आर्को लैब, स्टार जिसका कोड है। मुझे लगता है 310 और 340 का अगर आप देखिए तो बिल्कुल एक लाइन करेक्शन डाउ थ्योरी में जो है वो लास्ट 4-5-6 महीनों से चल रहा है। और स्टॉक तकरीबन अपने 5 साल के लोस पे मिल रहा है आपको। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे डेफिनेटली आप देखिए तो आपको दिखेगा कि थोड़ी स्ट्रॉन्ग हैंड्स की बाइंग मुझे लग रही है कि एक्यूमुलेशन जोन में चल रही है। और आप इसको अच्छे से अगर यहाँ पे एक्यूमुलेट करते हैं 310-340 की रेंज में, तो मेरा मानना है कि ऊपर में तकरीबन 500 से 520 के स्तर आपको यहाँ स्टार के लिए ऊपर में आते हुए दिखने चाहिए 9 से 12 महीने में। तो यहाँ पे भी बाय करने की राय है। सर्वेंद्र ये बताइए कि जैसे HDFC लाइफ है, लोग 10 साल 15 साल 20 साल की पॉलिसी खरीदते हैं, ये 20 साल के लिए स्टॉक खरीदा जाए क्या? देखिए सर, आपने जो स्लाइस दी वो एक 9-12 महीने की स्लाइस पकड़ने की कोशिश की है, बट ये देखिए मुश्किल सवाल है। बट ये इनमें से 3-4 नामों में से 3-4 नाम तो ऐसे हैं जो कि मैं मान के चलता हूँ कि डेफिनेटली 10-12 साल तक कंपनियां रहेंगी। बट परफॉर्मेंस कैसे होंगे वो डे टू डे हमको एनालाइज करना पड़ता है, कि हम तो भाव के गुलाम है। देखिए मजबूरी है हमारी, तो हमको भाव के साथ टर्न होना पड़ता है। और जैसे मैंने आपको ऑफ एयर हमने बात जब की चर्चा की, तो हमने बोला भाई सेंसेक्स का जब खुद 4 साल में एक बार 30% गिरता ही है, तो हर 4 साल में एक बार तो हमको कहीं ना कहीं एज अ ट्रू सोल्जर और ट्रू एक्सपोनेंट ऑफ आवर सब्जेक्ट हमको 4 साल में एक बार मजबूरी से मंदी तो बोलनी ही पड़ती है। इसके लिए तो दशहरा आता है हर साल हम लोग इसलिए तो रिव्यू करते हैं, नए नए आइडियाज आप लोगों से लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग बिल्कुल एक बार लिया सो गए। 4 साल में 4 बार हम कम से कम आपसे रिव्यू तो करा ही लेते हैं इसका। तो अगले 2 स्टॉक्स जो ने बताया HDFC लाइफ, हाँ इसके बाद वाला स्ट्राइड फार्मा, स्टार जो है, ये 2 स्टॉक आप देख सकते हैं जो सर्वेंद्र को पसंद आ रहे हैं यहाँ पे। आस्था जी, शॉपिंग तो हो गई काफ़ी ब्लू डार्ट और ट्रेंड के जरिए,
अब इसको कंज्यूम भी करना है। बताइए अगला स्टॉक। जी बिल्कुल, अगला स्टॉक भी मेरा थोड़ा सा फेस्टिव सीजन से रिलेटेड ही है और ट्रेवलिंग से रिलेटेड ही है। आशीष जी ने यहाँ पे इंडियन होटल बोला, तो मैं ओरिएंटल होटल में यहाँ पे दाव लगाने की सलाह दूंगी। टिकट साइज स्मॉल है, मेरे हिसाब से ये काउंटर भी बहुत सॉलिड रह सकता है आने वाले टाइम में। और सबसे बड़ी बात है कि इंडियन होटल जो है वो बेसिकली एक तरह से देखा जाए तो एसोसिएट कंपनी ही है ओरिएंटल होटल की। अब अगर मैं ओरिएंटल होटल की बात करूँ तो क्यों पसंद आता है, सबसे पहले अगेन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रोबस्ट। इनफैक्ट इस बार का जो क्वार्टर गया था Q1 FY23, उसमें तो इन्होंने हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स यहाँ पे पोस्ट करके दिखा दिए थे। दूसरी तरफ देखा जाए तो ऑक्यूपेंसी जो रेट्स हैं वो भी काफी अच्छी खासी बढ़ रही है, क्योंकि मेरे हिसाब से 15% से ऑक्यूपेंसी लेवल्स बढ़े हैं होटल के। और वहीं एवरेज रूम रेट जो है वो 30% से इजाफा करती हुई नजर आई है, जो कि मुझे लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये पैरामीटर्स हैं और ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में और ज्यादा यहाँ पे आगे मजबूती दिखा सकते हैं। ओरिएंटल होटल की बात करें, क्योंकि इंडियन होटल के साथ ये एसोसिएटेड है, तो इंडियन होटल एक स्ट्रेटेजी पे वर्क कर रहा है आह्वान 2025। और जब कोई भी कंपनी इस तरह की एक स्ट्रेटेजी, जिन उनके दिमाग में एक पूरा एक स्ट्रेटेजी रहती है, लॉन्ग टर्म प्लान्स रहते हैं, तो वो काफी ज्यादा यहाँ पे हमें कॉन्फिडेंस देती है कंपनीज के स्ट्रेटेजीज को लेके, आउटलुक को लेके। तो मुझे लगता है उसका फायदा भी ओरिएंटल होटल को यहाँ पे नजर आता हुआ नजर आएगा हमें, उसका फायदा भी। सो ऑल एंड ऑल ओरिएंटल होटल मुझे पसंद आता है। 95 के टारगेट के लिए मैं खरीदारी करने की सलाह दूंगी, लेकिन इसके ऊपर के भी स्तर हमें आगे जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो पसंद आता है वो बैंकिंग क्षेत्र का दिग्गज पब्लिक सेक्टर बैंक है SBI। उसके बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन क्योंकि अभी बैंकिंग स्टॉक्स काफी ज्यादा यहाँ पे चल रहे हैं, तो एक सेफ प्ले मैं यहाँ पे SBI में देखती हूँ। और मुझे लगता है कि ये भी बहुत बढ़िया यहाँ पे मजबूती दिखाएगा, क्योंकि अभी जो नतीजे आएंगे मैं उनमें काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। बैंक के जो पहले नतीजे थे वो भी बहुत बढ़िया थे। इनकी सिर्फ रिटेल लोन बुक ही नहीं बल्कि SME और एग्री लोन बुक भी बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखा रही है, 10% से ज्यादा की। और देखा जाए तो किसी भी बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट स्तंभ होता है एक तो लोन और एक डिपॉजिट्स, और दोनों में ही बहुत सॉलिड हमें ग्रोथ आगे जाते हुए भी देखने को मिलेगी। इनफैक्ट मैं 13% की यहाँ पे CAGR एक्सपेक्ट कर रही हूँ आने वाले 2 साल में SBI के लोन बुक को लेके। सो ऑल इन ऑल SBI भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। एक अच्छी बात ये है कि कंपनी ने अपने यहाँ पे जो GNP और NNP रेशियोज है उनमें एक गिरावट दिखाई है, स्पेशली जो NNP रेशियो है वो गिरावट दिखाई है। तो एसेट क्वालिटी सॉलिड है और आगे जाते हुए ये बैंक और भी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। पहला टारगेट 620 का रहेगा, उसके बाद 680 700 के भी लेवल्स हमें ये बैंक दिखा सकता है आने वाले लंबे समय में। तो SBI मेरा दूसरा पसंदीदा स्टॉक है इस कड़ी में। आशीष जी एक सवाल है मेरा बैंक से जुड़ा हुआ। आशीष जी आपसे भी मैं पूछूंगा, बैंक में अभी ब्याज दर बढ़ रहे हैं, काफ़ी आधा % बढ़ा दे रहे हैं, और हम लोगों का जो लोन ना तत्काल महंगा होता है, अगले सुबह जब खबर आ जाती है आधा % बढ़ गया भाई, डिपॉजिट रेट नहीं बढ़ते हैं इतने। तो क्या ये जो क्रेडिट ग्रोथ का इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिख रहा है इस समय, ये बढ़ती हुई ब्याज दरों के साथ मेंटेन रहेगा आस्था जी? मुझे लगता है देखिए मेंटेन रहेगा, क्योंकि इसमें 2-3 पहलू और हैं। एक तो रिटेल की तरफ से डिमांड आ रही है, कोविड के बाद से हमने देखा है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने जो अपना केपेक्स पे यहाँ पे जोर दिया है, वो भी मुझे लगता है कि वो भी एक बहुत बड़ा पहलू रहेगा इस लोन ग्रोथ को यहाँ पे मेंटेन करने में, क्योंकि रिटेल के अलावा कॉर्पोरेट से भी हमें एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्योंकि जब गवर्नमेंट अपना यहाँ पे केपेक्स करती है तो वो पूरा ही फायदेमंद होता है बैंकिंग सेक्टर के लिए, और SBI जैसे दिग्गज बैंक के लिए ये काफी बढ़िया फायदा देता हुआ नजर आएगा। आशीष महसूसी सर, मेरी एक दुविधा दूर करें आप, इसी बैंक से ही जुड़ा हुआ सवाल है। दुविधा क्या है, मतलब वो कंफ्यूजन है। जैसे मैंने मारुति के मैनेजमेंट से बात की तो उन्होंने कहा कि 8.5 लाख गाड़ियों की बुकिंग है इस समय इंडस्ट्री वाइड, उसमें 4.5 लाख अकेले मारुति की है। ये बात सही भी है, बहुत सारे लोगों को आप देखिए ना, खूब गाड़ियाँ बुकिंग है तो ले रहे हैं वो लोग। फिर मैंने SBI के मैनेजिंग डायरेक्टर से बात की पॉलिसी के दिन कि भाई ये ब्याज दर इतनी महंगी हो रही है, क्या अभी भी लोग उतना ही लोन ले रहे हैं, होम लोन, पर्सनल लोन, तरह तरह के लोन। तो उन्होंने कहा कि होम लोन की ग्रोथ 18% चल रही है इस समय, मल्टी ईयर हाई पे है, बावजूद इसके कि टिकट साइज ऊपर है, मकान महंगे हो रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद होम लोन की ये रफ्तार है। लेकिन नंबर्स पे जब जाओ आप तो डर लगता है कि अरे पता नहीं ब्याज दरें बढ़ रही, कैसा होगा। तो क्या ये
एक डिस्कनेक्ट आप महसूस करते हैं कि जो ग्राउंड पे हम लोगों को दिखता है वो एकदम अलग होता है, जो यहाँ बहुत सारे ज्ञानी लोग बैठ के बताते रहते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, डराते रहते हैं। देखिए नीरज जी, सबसे पहले तो आपने बात किया कार्स के बारे में, तो मेरा मानना है इस साल कम से कम 38 लाख गाड़ियां बिकेंगी 4 व्हीलर। और इसके अलावा आपने जो सेकंड हैंड मार्केट तो देखा ही नहीं कि करीब 20 लाख गाड़ियां वहां सेकंड हैंड भी एक्सचेंज हो जाएंगी इस साल में। तो मार्केट तो बहुत बड़ा है, पहली बात। दूसरी बात, आप इंटरेस्ट रेट कितना भी बढ़ा दें, 1-1.5% रेट बढ़ा दिया, तो क्या जो घर लेने वाला है वो अपना डिसीजन चेंज करेगा कि भाई 6.5 से मेरा होम लोन अब 7.5 हो गया, जो मेरा 1000 रुपीज पे पर लाख पे जो 670 रुपए का इंस्टॉलमेंट आता था अब 730 का आएगा। तो क्या वो अपना कोई भी डिसीजन डिफर करने वाला है? नहीं करने वाला है। दूसरी बात, ये जो सैलरीज का जो ग्रोथ हो रहा है वो काफी ज्यादा है। इनफैक्ट अभी इंडिया में तो इनफैक्ट आपको कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड लोग नहीं मिल रहे हैं, आईटी कंपनी से लेकर जितने सारे सेक्टर हैं। इनफैक्ट हमारे स्टॉक ब्रोकिंग सेक्टर में आपको अभी कॉम्पिटेंट लोग नहीं मिल रहे हैं, इतना ज्यादा टर्नओवर हो गया है लोगों का जल्दी। तो लोगों का सैलरी बढ़ रहा है और इसके अलावा कोई भी आदमी रुक नहीं रहा है, क्योंकि बहुत जो बेस है उससे अभी होम लोन पे बिल्कुल फर्क पड़ेगा कि 12% का होम लोन हो जाएगा, तब जाके शायद फर्क पड़े। पर आपका 6.75 से 8, 8.25 होने में अभी नहीं लगता कि, मुझे नहीं लगता कि कोई ग्रोथ यहाँ पे स्लो होने वाली है। उसके बाद आपकी इकोनॉमी एस्पायरेशनल लोगों की इकोनॉमी है, जहाँ पे एस्पायरेशन है आदमी की ईवी लेना है, या मुझे नया घर 2 BHK से 3 BHK में शिफ्ट होना है, या अपना इंडिपेंडेंट घर लेना है। तो यहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई लिमिटेड है। तो यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन का या इंटरेस्ट रेट का फर्क पड़ेगा ऐसा मेरा मानना बिल्कुल नहीं है, और कंजम्पशन बना रहेगा। पॉइंट है सर इसमें। और कोविड के बाद से तो और ज़्यादा तेज़ी से डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन बढ़ा है और लोगों की सोच में भी परिवर्तन आया है, और वो हम लोगों को दिखता है। इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा क्योंकि बहुत सारी खबरें इधर उधर की छपती हैं। फिर सड़क पे आप जाइए, आजकल आप चले जाइए मुंबई किसी बाजार में, आप देखिए शोल्डर रबिंग है, आप चल नहीं सकते ठीक से, इतनी भीड़ है लोगों में। तो अब खाली टहलने के लिए थोड़ी गए लोग, शॉपिंग कर रहे हैं, दुकानों में दिख रही भीड़। तो ये एक कंजम्पशन की थ्योरी है। बहती जी बिल्कुल तैयार है, बताइए अगले 2 स्टॉक। जी नीरज जी, पहला स्टॉक रहेगा। अच्छा नहीं, एक मिनट रुकिए, आप पहले मुझे को समझाइए राउंडिंग बॉटम और ब्लू स्काई क्या होता है। जी, राउंडिंग बॉटम हम टेक्निकल एनालिसिस में उस पैटर्न को बोलते हैं जब एक स्टॉक नियर टू इट्स बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड पे, जो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन बैंड होता है, उसके पास आके कंसोलिडेट करके वापस 20 डेमा के करीब जाता है। ये एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न माना जाता है टेक्निकल एनालिसिस में, और जिस हिसाब से कंसोलिडेशन होता है उस हिसाब से उसके पैटर्न्स के टारगेट्स निकल कर आते हैं। तो जो कंसोलिडेशन हमने रिलायंस में डिस्कस किया वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, और उसी हिसाब से उसके पैटर्न के हिसाब से टारगेट्स भी काफ़ी बड़े आ रहे हैं। और ब्लू स्काई टेरिटरी, जब कोई स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे चला जाता है तो उसे हम टेक्निकल एनालिसिस में ब्लू स्काई टेरिटरी बोलते हैं। जनरली ये टेरिटरी ऐसा माना जाता है कि जहाँ पे पूरा कंट्रोल स्टॉक पे बुल्स का है और बेयर्स उस स्टॉक में हिम्मत नहीं करते हैं जल्दी से शॉर्ट करने का। स्टॉक में रेजिस्टेंस लेवल खत्म हो जाता है और स्टॉक एक अपस्विंग के लिए फुल तैयार रहता है। तो जनरली टेक्निकल एनालिसिस में ये माना जाता है कोई भी स्टॉक 52 वीक हाई और टाइम हाई पर है तो वो एक बाइंग का जोन उसे कंसिडर किया जाता है। ओके, तो ब्लू स्काई ये है। और राउंडिंग, अच्छा राउंडिंग बॉटम के लिए कोई टाइम फ्रेम भी लेते हैं, कितने समय का वो बना होना चाहिए? जनरली अगर हम डेली टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो 12 से 15 कैंडल के बीच में एक राउंडिंग बॉटम बन जाना चाहिए, तब वो स्ट्रॉन्ग कंसिडर किया जाता है। और उसके बाद वो करीब करीब अपना 20 डेमा के वापस रीगेन करना चाहिए। वहां से हम बोलते हैं कि एक बाइंग वापस इंटरेस्ट उस स्टॉक में चालू होगा। ओके, और इस पैरामीटर पे रिलायंस आपको बनता हुआ दिख रहा है। अब बताइए अगले 2 स्टॉक्स। जी, इसमें पहला स्टॉक रहेगा इन्फोसिस। 1950 का हाई देखकर स्टॉक ऑलरेडी स्लाइड होकर वापस 1430 के करीब आ चुका है। ज़रूर हमने इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा देखा है, बट जो प्राइसिंग पे अभी अवेलेबल है काफ़ी इंप्रेसिव है। Q2 के नंबर्स वापस आने वाले हैं जो कि काफ़ी अच्छे रहेंगे, जो कि हमने एक्सेंचर के हिसाब से हम कोट कर रहे हैं कि नंबर्स अच्छे आने हैं, क्योंकि एक्सेंचर के नंबर्स अच्छे आए थे। ये स्टॉक्स में, पूरे IT स्टॉक्स में जो सेलिंग आई थी वो मेजरली आई थी एट्रेशंस के कारण,
कि हमने इन्फोसिस में देखा था 24% का, करीब 25% का एट्रेशन नंबर्स आए थे, तब से इसमें स्लाइड हुआ था। अभी जिस हिसाब से वापस स्टार्टअप्स में एक फंडिंग विंटर आ गया है, हमने देखा है कि नैस्डैक की कंपनीज, फेसबुक जैसी कंपनीज, मेटा जैसी कंपनीज बोल रहे हैं कि हम हायरिंग क्लोज कर रहे हैं। तो इन्फोसिस के लिए एक अच्छा है कि जो इनका एट्रेशन है वो काफ़ी कूल डाउन हो गया है और ऑर्डर बुक काफ़ी हेल्दी है। तो हमें लगता है कि यहाँ से एक अच्छा बाइंग स्पॉट बना हुआ है इन्फोसिस खरीदने के लिए। तो 1400 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी फॉर द इमीडिएट टारगेट। ये सारे जो मेरे स्टॉक्स है ये मिड टर्म है, 2 से मैक्सिमम 3 महीने के अंदर ये सारे टारगेट्स आते हुए दिखेंगे। कुछ शायद टारगेट्स दिवाली तक भी हम देखने मिल सकते हैं। तो 1500 के टारगेट के लिए इन्फोसिस में खरीदारी की सलाह रहेगी। सेकंड स्टॉक है ICICI। अगेन अगर जिस हिसाब से डिजिटलाइजेशन हो रहा है, सबसे बड़ी बेनिफिशियरी बैंक्स ही है। हमने देखा है कि UPI पेमेंट एक काफ़ी सक्सेसफुल मोड रहा है और इसमें फ्रंट लीड जो कर रहे हैं जिस पूरे डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी में, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक कर रहे हैं। ICICI बैंक की बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी हुई है। आशीष सर के काफ़ी बार मैंने कमेंट्री सुनी है कि उनकी बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है एवरी क्वार्टर एंड क्वार्टर। तो इसमें भी खरीदारी की सलाह रहेगी। चार्टिंग के लिए भी बहुत अच्छा दिख रहा है, प्लेस्ड है। और जिस हिसाब से वापस एक आफ्टर फ्राइडे एक बाउंस बैक देखा हमने बैंक निफ्टी में और बैंकिंग स्टॉक्स में, अभी ये स्टॉक वापस काफ़ी अट्रैक्टिव हो गया है। तो 920 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। 850 का एक स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करें। आप मानते हैं कि ICICI बैंक एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी ये करते हैं? जी नीरज जी, नॉट जस्ट ICICI बैंक, SBI भी अगर आप योनो ऐप देखेंगे और जिस हिसाब से SBI के योनो के डिजिटल हेड HDFC से आए हैं और काफ़ी एक पूरा अलग सा SBI दिखता है। तो SBI और ICICI एक फिनटेक कंपनी की तरह हम इनसे मानते हैं। नहीं बिल्कुल सही। मैं तो देखिए ICICI बैंक का मैं अपने यूज़र एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इतनी ज़्यादा टेक फ्रेंडली, इतनी ज़्यादा इजी कंपनी है कि बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो मुझे कई बार हम लोग कहते भी हैं अपने दूसरे और फंड मैनेजर्स से दोस्तों के साथ कि ये तो मुझे टेक्नोलॉजी कंपनी लगती है, फाइनेंशियल भी करते हैं ये, लेकिन ये जितना यूज़र फ्रेंडली कंपनी बना दी इन्होंने वो कमाल की है। तो ये स्टॉक्स भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ICICI बैंक और इन्फोसिस। चूँकि IT की बात हो रही है तो उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है करेंसी, और करेंसी के गुरुजी इस समय हमारे साथ बैठे हुए हैं। श्रीवास्तव जी कहाँ जाएगी करेंसी? देखिए, आप तो गवाह हैं इस बात के कि जब 73-74 था रुपया, तब से बोल रहे थे कि 80-81 आएगा। अब लग तो रहा है ये जो ब्रेकआउट हुआ 80 के ऊपर गैप से, वो गैप अभी थोड़ा सा बुलिश गैप जो ब्रेकआउट हुआ वो होल्ड कर रहा है फिलहाल। बट लग तो रहा है कि 81.5 और 82 पे जो अभी थक गया थोड़ा सा, तो ऐसा लग तो रहा है कि कहीं थक रहा है। बट जब तक डिसाइसिवली हम वो गैप फिल करके हम कहीं 80 के नीचे बंद नहीं कर लेते, तब तक एक रिस्क जो मैंने बोला, एक 15-20 दिन का जो रिस्क है वो है कि टुवर्ड्स 83 टू 84 रुपया थोड़ा फिसल सकता है। तो अभी एक दिन का ये जो रिवर्सल आया है, इसको हम चाहेंगे कि ये थोड़ा और मजबूत होए और नेक्स्ट 1-2 दिन इसका फॉलो थ्रू आए, क्योंकि देखिए कुछ बात बाजार के रूमर्स के चलते वो आया है और कुछ मैं कहता हूं कि अभी इसको 1-2 दिन देख लेते हैं। जब तक फेड अपना क्लियर कट स्टेटमेंट कुछ और नहीं दे देवे, तब तक मेरे हिसाब से ये एक दिन का उछाल था और इसमें थोड़ी सी सेलिंग आ जाएगी। और एक 10-15 दिन, जैसे हमने बोला निफ्टी के भी हमारे लोअर टारगेट्स हैं अभी, तो हमने अभी तक अपनी लाल टाई तो उतारी नहीं है। तो अगर या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारे ट्रिगर हो गए तब हम सोचेंगे, या तो हमारे 16,000 के 15,800 के टारगेट्स निफ्टी में आ गए, तो डेफिनेटली इस बार दिवाली के आसपास डेफिनेटली उम्मीद है कि लाल टाई पहने और 1-8 साल तेजी होए। अरे आज तो मैंने उतरवा दी, आज तो नीला कुर्ता आ गया भाई साहब। जी आज तो आपने उतरवा दी। अब ये है कि दिवाली का उतर गया और हरी टाई पहन लें, हमको भी उसी में मजा आता है सर। बिल्कुल। मास्टर जी आपका रुपए पे कोई व्यू है क्या करेंसी पे? नहीं, इससे पहले नीरज जी एक बात और मैं ऐड करना चाह रहा था जी। कि बजाज फाइनेंस के Q2 के नंबर्स देखिए जो अभी आए हैं। हाँ। लोन डिसबर्समेंट के 63 लाख के बजाय 68 लाख लोन उन्होंने इस क्वार्टर में डिसबर्स किए हैं और 14,500 करोड़ का नया डिसबर्समेंट हो रहा है। तो मैं देखता हूँ कहाँ मंदी है, कहाँ कंजम्पशन कम हो रहा है और कहाँ कोई इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी में इशू है। सबसे पहले तो आई थॉट कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे नंबर्स आ रहे हैं अभी लैंडिंग साइड का। मैशू जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे करेक्ट करिए, मैंने ऐसा कहीं सुना है या पढ़ा है, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है कि बजाज फाइनेंस अपने आप को पूरी तरीके से पेपरलेस, डीमैट और एक टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे उनकी जो
एफिशिएंसी वो बहुत बढ़ जाएगी और कॉस्ट उनकी बहुत कम होगी। अभी भी जो उनकी जो भी कॉस्ट है, तो ये शायद एक, पता नहीं मुझे ध्यान नहीं रहा मैंने कहाँ पढ़ा है कि जनवरी के आसपास शायद ऐसा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है उनका, बजाज फाइनेंस का। जी, दो कंपनियां जो डिजिटल साइड में काफी अच्छा काम कर रही है, वो है पहला तो बजाज फाइनेंस और दूसरा है पूनावाला फिनकॉर्प, जिनका पूरा बिजनेस मॉडल ही फिनटेक पर बेस्ड है। तो यदि आपका फिनटेक पे बिजनेस मॉडल बेस्ड होगा, तब आपके लिए जो ग्रोथ है या जो आपके लिए पोटेंशियल है बिजनेस का, वो अनलिमिटेड है, क्योंकि आपको अपने कोई ब्रांचेस पे डिपेंडेंसी नहीं रखना है और कस्टमर से आप डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो अब आज की डेट में देखिए, हर मॉल में जो भी मोबाइल सेल हो रहा है या हर शॉप पे मोबाइल सेल हो रहा है, पहले आदमी खड़ा रहता था, वो आपसे डॉक्यूमेंट लेता था, अब कहीं कोई खड़ा नहीं रहता है। अब रिटेलर ही जो है वही सारे डॉक्यूमेंटेशन पूरा करके अपलोड करके आपको ऑन द स्पॉट मोबाइल फोन, टीवी या जो भी आपको चाहिए वो दे देता है। तो उसके कारण से ये ग्रोथ देखने को मिल रही है। नहीं तो 68 लाख अकाउंट्स इन 1 क्वार्टर इज फिनोमिनल एक्चुअली। तो मेरा बिल्कुल मानना ही है कि जो फिनटेक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको जो रिच वैल्यूएशन मिल रहे हैं वो आगे भी मिलते रहेंगे और ग्रोथ भी बहुत देखने को मिलने वाली है। तो ये चर्चा का मकसद ये था कि आपको थोड़ा सा ज्ञान भी दिलवाएं, समझदारी बढ़वाएं आपकी, और आपको अच्छे अच्छे स्टॉक्स बताएं जिसके बारे में आप स्टडी करें, पढ़ें। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो गरबा कर रहे हैं सर? हाँ, मुझे उनसे बात करना है। मतलब आस्था आप कर रही हैं कि नहीं आजकल? जी बिल्कुल, गरबा तो बहुत जरूरी है और बहुत ही बड़ा स्ट्रेस बस्टर है। आपको बताऊं नीरज जी, गरबा करने से बहुत स्ट्रेस, मतलब मेरा तो काफी स्ट्रेस निकल जाता है। बहुत ही एक तरह से बढ़िया ये एक एक्टिविटी भी हो जाती है। आपने सीखा कि नहीं? आप तो अब मुंबईकर हो गए, नहीं सीखा? देखिए, थोड़ा बहुत तो हाथ पैर चला लेते हैं, बट सर अभी तो बाजार ही इतना गरबा डांस करवा रहा है, सुबह शाम 300 गैप ऊपर नीचे। फिलहाल तो गरबा बाजार में ही कर रहे हैं। और क्योंकि नहीं, मुझे लगा कि आशीष बहती जो कैंडल देख के उनको याद आ जाता होगा कि अभी गरबा करने जाना है, है ना? अच्छा, आपने याद दिलाया कि दुखती रग ये है कि भाई गोल्ड सिल्वर पे भी ध्यान रखते हैं। तो 11:30 बजे तो एमसीएक्स वाले 3:30 बजे एनएससी डांडिया बंद करवाता है, तो फिर एमसीएक्स का डांडिया चालू हो जाता है। सर तो गोल्ड सिल्वर की बात मत करिए, अभी घर में सुन रहे होंगे ना आपके लोग, भाभी जी लोग, तो समझ लीजिएगा फिर खर्चा बैठ जाएगा। फिर मत कहिएगा कि हमने गोल्ड की चर्चा नहीं करी है। माहौल भी वैसा ही, गोल्ड कितना पड़ेगा आपको? आई थिंक आप जो बोल रहे थे ना बोल्ड कॉल, वो हमने आपके शो पे 15-20 दिन पहले दिया था, जब कोई गोल्ड सिल्वर की बात नहीं कर रहा था जी। गोल्ड सिल्वर का समय आ गया है और नेक्स्ट 1.5 से 2 साल में गोल्ड और सिल्वर दोनों यहाँ से 50 से 60% एटलीस्ट यहाँ से बढ़ेंगे, जिसकी शुरुआत मुझे लगता है हो गई है। 2 बोनस पिक्स, गोल्ड और सिल्वर भी आपके रडार पे रहना चाहिए। समय एकदम समाप्त है और आप लोग फेस्टिवल का एंजॉय करिए, डांडिया करिए, मस्ती करिए, स्वस्थ रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। विजयदशमी की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेहतरीन पिक्स हमारे दर्शकों के लिए शेयर करें।